नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी क्लास है। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा बताएं? भारत है, ब्राजील है, रूस है या फिर चीन है? बड़े ध्यान से देखते हैं। अगर हम 7वें देश की बात करते हैं ना, तो मैं सारे के सारे बता देता हूं आपको। देखो, सबसे बड़ा जो देश है ना, ये है रसिया। मैं आर से दिखा देता हूं इसको। इसके बाद आता है कनाडा, सी से लिखा मैंने। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो चाइना की बात करते हैं, चीन। इसके बाद आता है अपने पास ब्राजील, ब्राजील। उसके बाद आता अपने पास ऑस्ट्रेलिया, फिर आता अपने पास इंडिया। सबसे छोटा 7वें नंबर कौन सा आता है? इंडिया। इंडिया आता अपने पास। अब देख सकते हैं, पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएस, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा आता ऑस्ट्रेलिया और सातवां आता अपना इंडिया। अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर के अंदर बनता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए, टोटल अगर ऑल ओवर देखा जाए ना, वर्ल्ड के अंदर कितना परसेंटेज है अपना इंडिया का? ये है 2.48% टोटल का। ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? सी यानी ए, भारत। दूसरा क्वेश्चन अपने पास, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जितने भी हमारे पास कांग्रेस के अधिवेशन है ना, वैसे तो मैं क्लासेज के अंदर सारे के सारे डिस्कस कर लूंगा, जो इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर के अंदर आते हैं। लेकिन हमने जो कांग्रेस के अधिवेशन है ना, इनमें से पहले तो देखना है इसकी अध्यक्षता किसने करी, अध्यक्ष के बारे में बात करनी है। फिर ये आपका कब हुआ, ये बात ध्यान करनी है। इसके बाद इसका जो आउटपुट है अधिवेशन का, ये क्या निकला, इन चीजों को ध्यान देना हमारे को। अब देखो, जो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1929 में। पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और जो इसकी अध्यक्षता करी थी, ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी थी इसकी अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरी बात, इसमें क्या डिमांड की गई थी, जिसका आउटपुट कह सकते हैं। ये जो आउटपुट है या डिमांड थी, इसमें कहेगी स्वराज, यानी पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने। हमारे को पूर्ण स्वराज चाहिए, ये इसके अंदर बात की थी। ये कहां पे हुआ था? ये रावी नदी के तट पे हुआ था। या कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछ लेता है किस नदी के तट पे, तो हम इसको कहेंगे रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट की बात है। एक और चीज है, 1929 के बाद है ना, फिर हम है ना एक दिन को, कौन से दिन को? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे थे। कब से? 1900, ये तो हो गया था अपने पास, अधिवेशन हो गया था 1930 से। फिर हम इसी दिन को 26 जनवरी 1930 के बाद से लेके फिर स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने लगे। फिर हमारे सामने क्वेश्चन और आता है, ये 26 जनवरी है ना, जो आज हम मनाते हैं गणतंत्र, क्या बोला मैंने? गणतंत्र दिवस, यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं ना आज के टाइम पे हमें, जो 26 जनवरी को। ये रिपब्लिक होता क्या है? वैसे तो हम फ्री तो कब हुए? फ्री का मतलब आजाद तो हुए थे हम 15 अगस्त को, 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी का मैटर क्या है इसके अंदर है? बड़े ध्यान से सुनो, ये होता रिपब्लिक, रिपब्लिक डे जिसको मनाते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिस भी स्टेट का, स्टेट का मतलब देश कह सकते हैं, वो राज्य कह सकते हैं। जैसे अपना इंडिया एक स्टेट है, यूएस स्टेट है, रशिया स्टेट है, चाइना से भी क्या स्टेट के रूप में देखा गया है। हम इनको अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? देश बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिसका जो मेन हेड होता ना, जैसे अपने पास मेन हेड कौन है यहाँ पे? इंडिया का मेन हेड कौन बोलते हैं? ये है अपने पास है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको हम हेड बोलते हैं। अगर किसी भी देश का हेड होता है, वो इलेक्टेड होता है। क्या होता है? वो इलेक्टेड होगा, जनता के द्वारा क्या होगा? वो चुना हुआ होगा। तो उसको हम बोलेंगे रिपब्लिक कंट्री। क्या बोलेंगे? रिपब्लिक कंट्री। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। दोबारा फिर सुनो, रिपब्लिक का मतलब होता है अगर किसी देश का मुख्य आदमी, मतलब है उसका राष्ट्र अध्यक्ष, अगर जनता के द्वारा इलेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो हम बोलते हैं ना रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्टेड हेड है। अब दूसरे संदर्भ में देखते हैं, दूसरे कंटेस्ट के अंदर क्या देखते हैं। जैसे हम कनाडा की बात मानते हैं, जैसे हम न्यूजीलैंड को देखते हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। इन देशों के पास अपना इलेक्टेड हेड नहीं होता। क्या नहीं होता? इनके पास इलेक्टेड हेड नहीं होता। इनके पास प्राइम मिनिस्टर है, अपने पास भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इनके पास भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इनके पास प्राइम मिनिस्टर है,
लेकिन जो इनका जो हेड है ना, वो किसका, यूके का, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, उसका राजा या रानी क्या होती है, हेड होती है। गवर्नमेंट कौन चलाता है यहाँ पे, प्रधानमंत्री चलाता है। हेड कौन होता है यहाँ पे, जो ब्रिटेन का क्या होता है, या तो राजा होता है या रानी होती है, मेन हेड होता है वो। लेकिन अपने इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट हेड होता है, और जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट चलाई जाती है अपनी, ये किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसलिए हम 26 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उसी दिन से आजादी की बात समझ में आ गई, रिपब्लिक की बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत की संसद में खालिस्तान शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर के अंदर टैक्ट खेलता, क्या पूछता हमारे को, संसद में कौन कौन शामिल है, संसद के होते हैं। अगर भाग की बात करें ना, संसद के 3 भाग होते हैं, 3 अंग कह सकते हैं। पहला होता अपने पास लोकसभा, दूसरा होता अपने पास राज्यसभा, और तीसरा होता अपने पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों से मिलकर बनती है अपनी संसद, यानी पार्लियामेंट बनती है। अब इसके बाद एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से, अपने पास सदन कितने हैं, सदन की बात करें ना एग्जामिनर, तो आपने सीधा जवाब देना 2। ऑफिस की बात करें तो 3, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इनको हम एक एज ए ऑफिस देखते हैं। तो सदन की बात करें तो 2, अंक की बात करें तो 3। इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट अपने पास, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को खालिस्तान से अलग करता है। ये क्वेश्चन पता क्यों पूछता है एग्जामिनर, ये जो पाक वर्ड लिखा ना आपने, इस पाक वर्ड को, पाक तो सीधा सोचते हैं भाई किससे अलग करता है, हो सकता है कई बच्चे सोचते होंगे ये पाकिस्तान से अलग करता है, क्या करता है, ये पाकिस्तान से अलग करता है, लेकिन नहीं। जो अपना इंडिया ना, ये यहाँ पे इंडिया, और यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल क्या, श्रीलंका है। यहाँ पे एक मध्य में क्या है, ये इसको पाक स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे एक पाक स्टेट है, जो किसको, तमिलनाडु को, क्या बोला मैंने, तमिलनाडु को किससे जोड़ती है, श्रीलंका से जोड़ती है। इसी को क्या बोलते हैं, हमें पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो किसको साथ जोड़ती है ये, भारत के साथ, मलेशिया के साथ, मालदीव के साथ, इंडोनेशिया के साथ। तो हम क्या कहेंगे, भारत के साथ। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1904 के अंदर, 1905 के अंदर, 1906 के अंदर, 1903 के अंदर। इसका सही आंसर क्या रहेगा बताओ, फिर बताता हूं। देखो, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर। किसने क्या था, एग्जामिनर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है भाई, जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय कौन थे, ये थे लॉर्ड कर्जन। क्या थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे। एक क्वेश्चन और बनता है, क्यों किया गया था जो बंगाल का विभाजन है, क्यों किया था, जिसके पीछे 2 रीजन थे। एक तो मेन रीजन जो अब इंग्लिश देते हैं, मतलब अंग्रेज देते हैं, और एक जो हम अपने हिसाब से मानते, जो इंडियन है ना, इसको ऐसे देखते हैं कि भाई बंगाल का विभाजन क्यों गया, क्योंकि उस टाइम पे जो बंगाल था ना, बहुत समृद्ध राज्य था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, उनके अंदर अपने देश के प्रति जो जागृत है ना, जागृत भावना वो पैदा हो चुकी थी। यानी लोगों में जो क्रांति थी ना, यहाँ से शुरू हो गई थी। उस लोगों में जागरूकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया, 2 भागों में बांट दिया था। इन्होंने किसको, यानी हिंदू और मुस्लिम, क्या बोलेंगे, हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। मेन रीजन था ये, क्योंकि बहुत यहाँ पे लोगों में काफी अच्छी जागरूकता थी, अपने देश के प्रति क्रांतिकारी पैदा हो रहे थे यहाँ से, उनको तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और किस तरीके से किया, जहां पे, बड़े ध्यान सुना इस पॉइंट को, जहां पे हिंदू ज्यादा है, मान लेते हैं इस पॉइंट को लेके यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, और यहाँ पे क्या हो गया, मुस्लिम कम है, इस हिस्से को जोड़ दिया। और एक पॉइंट को लेके मान लेते हैं यहाँ पे हिंदू कम है और यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, इस तरीके से विभाजन कर दिया इसका, ताकि एक साइड में तो मुस्लिम ज्यादा हिंदू कम, हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में देखे गए, और एक साइड में क्या देखा गया, मुस्लिम कम हिंदू ज्यादा, वहां पे उनको अल्पसंख्यक बना दिया गया, लोगों में फूट डाल दी गई। मेन रीजन था फूट डालने का। और कारण क्या दिया लॉर्ड कर्जन ने, कि प्रशासनिक आधार पर हमने इसका डिवीजन किया है, बहुत बड़ा स्टेट है, इसको चलाने में बड़ी परेशानी होती है, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, विभाजन करें, प्रशासनिक आधार डाला। लेकिन मेन रीजन था फूट डालने का, हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ने का। ठीक इसके बाद में एक घटना हुई थी 1906 में, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी। किसी कर दी थी, जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी थी।
ये घटना घटा दी, क्योंकि वो कहते थे ना भाई, आपके पास हिंदुओं के पास तो बोला गया था भाई आपके पास तो कांग्रेस हो गई, क्या हो गई, कांग्रेस है हिंदुओं को देखने के लिए, तो मतलब उनके हितों को देखने के लिए। लेकिन आप अंग्रेज बोले आप भी ऐसा करो कि मुसलमानों के हित के लिए कोई भी एक क्या बना लो, कोई पार्टी बना लो, कोई लीग बना लो। तब ये 1906 में जाके क्या बनी थी, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा फूट डालने के लिए। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो कब हुआ था, 1905 में। लागू कब हुआ था, एग्जामिनर पूछ लेता कई बार क्वेश्चन के। वैसे तो हुआ कब था, ये 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई को। लेकिन लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर को 1905 को ही। लेकिन इसको वापस भी ले लिया गया था, क्या बोलेंगे, इसको वापस ले लिया गया था 1911 के अंदर। ये बात भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आ रहे थे ना, क्या बोलेंगे, जॉर्ज पंचम जब दिल्ली दरबार लग रहा था ना, उस टाइम पे इसको वापस भी ले लिया गया था। उम्मीद करता हूं समझ, सारी बातें नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, न्यूजीलैंड को, दक्षिणी कोरिया को। बड़े ध्यान से देखो, ये है अपने पास अर्थ, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, अर्थ। जो हिस्सा जल्दी किसके संपर्क में आएगा, जो हिस्सा जल्दी संपर्क में आएगा सन के, सबसे पहले तो प्रकाश वहीं पड़ेगा ना। ये अपने पास ऐसे मान लेते हैं अर्थ है। एक साइड देखो, बड़े ध्यान सुनना, इस साइड को मानते हैं हम ईस्ट, इसको मानते हैं हम वेस्ट, यहां दिखा दिया मैंने वेस्ट। ऊपर मानते हैं हम नॉर्थ और नीचे हमने साउथ। ऐसे हम मैप को देखते हैं। ये हमने दो गोलार्ध के अंदर बांट दिया, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या कर, ये अपने पास सन है, सूर्य है। पहले अगर सूर्य है तो साइड में अपने पास क्या है, इधर तो जापान पड़ता ना पूर्वी साइड में, तो सबसे पहले तो इधर ही पड़ेगा ना सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश पहले इधर ही पड़ेगा तो इसका मतलब सबसे पहले सूर्य यहां निकलेगा। इसलिए किसको, उगते सूर्य को किसकी भूमि कहा गया है, किसको कहा गया है, जापान को कहा गया है। उम्मीद करता हूं ये बात सब कुछ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही फिर इंडिया के केस में भी बनता है, ये क्या बोला मैंने, ऐसे ही फिर इंडिया के केस में भी बनता है। मतलब अपने पास ये इंडिया है, ऐसे देख लेते हैं, इसको हम रफ सा मैप मान लेते हैं। ये मान लिया हमने, रफ सा मैप मान लिया। अब ये इधर साइड में तो अपने पास क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ पे उत्तर नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ दक्षिणी। अगर हम यहाँ पे देखें इस हिस्से की तरफ, तो यहाँ पे तो अपने पास क्या सन है, पूर्व साइड तो यही है ना अपने पास। अगर पूर्व साइड अपने पास ये है, तो इस साइड में पहले क्या पड़ता अपने पास है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। और इधर कौन सा पड़ता है, गुजरात पड़ता है। इसलिए इस टाइम जोन के अंदर भी हमारे पास क्या है, फर्क है, टाइम के अंदर है। यहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है। यहाँ के गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के अगर टाइम को देखा जाए ना, तो हमारे को 2 घंटे का फर्क नजर आता है। कितने घंटे का, 2 आवर्स का फर्क नजर आता है। उम्मीद करता हूं ये भी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां से चलकर और यहां तक कितना 30 डिग्री बनता है। क्या बोला मैंने, 30 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं यहाँ पे हम। जब अपने पास 30 डिग्री अक्षांश है, तो 1 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश बन गया। 1 डिग्री कितना होता है, सॉरी 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो इसका मतलब 30 की और 4 गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 120 आएगा। मतलब 120 मिनट आ जाएगा अपने पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 घंटे। क्या दिखाता है, पीछे दिखाता है। और जो अपना मानक समय है ना, वो कितने पे लिया गया है, जो अपने इंडिया का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री, ये लिया गया है। और ये कहां पे लिया गया है, यूपी का, यूपी से लिया गया है। एक जगह है इलाहाबाद में, वहां से लिया गया है मानक समय जो अपना इंडिया का है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही आंसर क्या रहा है इसका, जापान। इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। 2 घंटे टाइम में हमारे अंदर, इंडिया के अंदर फर्क है। नेक्स्ट अपने पास, भारत की सीमा इनमें से किस राज्य के देश के साथ जुड़ी हुई है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान या अजरबैजान। बड़े ध्यान सुनो, जो अपना इंडिया ना कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, मैं बता देता हूं। देखो इनमें से तो कोई नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तजाकिस्तान नहीं है, अजरबैजान नहीं है, तो बचा अपने पास क्या, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ 111 किलोमीटर सीमा साझा करता अपना, लगभग इतनी ही यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ शेयर करता है, ये करता बांग्लादेश के साथ। लिख लो इन चीजों को, कितनी, 4097 किलोमीटर।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ कितनी करता है, 3323 किलोमीटर। उसके बाद अगर चाइना की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, चाइना के साथ कितनी करता है, 3380 किलोमीटर। लिख लेना इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेपाल के साथ कितनी करता है, नेपाल के साथ करता है 1758 किलोमीटर लगभग है ये, ठीक है ना। अगर भूटान के साथ कितनी करता है, 699 किलोमीटर। किसके साथ है, भूटान के साथ। अफगानिस्तान के साथ मैंने बता दी। म्यांमार बच गया अपने पास, म्यांमार के साथ करता है 1643 किलोमीटर। देखो एक बात आता हूं मैं, नेपाल के साथ ना यहाँ पे 51 भी मिलता कहीं कहीं, पजल मत होना इसमें, ये डिजिट याद रख लेना। 17 कितना कड़ा, म्यांमार के साथ अपना 1643 किलोमीटर बॉर्डर साझा होता है। तो कितने देश बन गए, म्यांमार 1, भूटान 2, बांग्लादेश 3, 4 पाकिस्तान, 5 चाइना, नेपाल 6 और अफगानिस्तान 7। 7 देशों के साथ अपनी क्या करता है, सीमा साझा करता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट अपने पास, आपातकाल घोषणा शब्द किस आपातकाल स्थिति से दर्शाता, क्या दर्शाता हमारे को आपातकाल। राज्य स्तर पर आपातकाल, राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक आपातकाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़े ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राज्य स्तर पर आपात मतलब किसी राज्य में आपात लगानी है, किसी भी, जैसे जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी, अब तो सरकार बन गई, उसको हटा देंगे तो खत्म हो जाएगी आपातकाल। किसी विशेष क्षेत्र में लगाने, किसी विशेष राज्य में लगाने, किसी भी जगह पे लगानी है, तो उसको बोलते हैं राज्य स्तर पर। क्या बोलेंगे उसको, राज्य स्तर पर बोलते हैं उसको, या बोल सकते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक आपात। क्या बोला मैंने, उसको संवैधानिक या राज्य, या बोलते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी। कोई भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसके लिए आर्टिकल बना है 356। अगर हमारे को राष्ट्र में लगानी है, मतलब पूरे देश में लगानी है इमरजेंसी, कोई बाहर से आक्रमण कर दे, कोई ऐसी घटना घट जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लगा देंगे वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल। ये किस आर्टिकल के, 352 आर्टिकल के तहत आती है। आर्थिक आपात का मतलब हमारे को पैसे की कमी हो जाए, पैसा नहीं हमारे पास रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नेशनल इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। जो 1991 के हालात बन गए थे एकदम से, तो लगी तो नहीं थी, हमारे पास मात्र 15 दिन का ही पैसा बचा था, तो इसको बोलेंगे आर्थिक आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 360 के तहत आती है। उम्मीद करता हूं आपको मैंने 3 आर्टिकल बता दिए, अनुच्छेद बता दिए। अब एक पॉइंट और बताता हूं आपको, बड़े ध्यान सुनना। ये 356 एक आर्टिकल आता है अपने पास 365 है। अगर सेंटर ने, अगर केंद्र ने क्या किया है, किसी भी राज्य को क्या दिया है, गाइडलाइन दी है भाई, आपको अपने राज्य में ये काम करना है। मतलब सेंटर की तरफ से किसी राज्य को गाइडलाइन दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अगर वो उनको फॉलो नहीं करता तो वहां भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, संवैधानिक इमरजेंसी। 365 आर्टिकल के तहत। 2 आर्टिकल हो गए, 356 और 365। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसका सही आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय आपात के लिए हमने ये वर्ड यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खालिस्तान में दिया गया है, किसमें दिया गया है, जो बुद्ध की घटनाएं हैं, सॉरी बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, कहां पे बताया गया उनके बारे में। चलो एक चीज और बताता हूं, पीछे में ध्यान नहीं रही मेरे को। इमरजेंसी संबंधित, जो इमरजेंसी संबंधित है ना, आपातकाल संबंधित, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता भाई ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रावधान किस देश से लिया गया है। ये लिया गया जर्मन से। क्या बोला मैंने, जर्मनी से, जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। और जो आपातकाल है ना, भाग भी पूछ लेता है, ये 18 भाग के अंदर, 18वें भाग के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 3 तरह की इमरजेंसी हमने पढ़ी, राज्य इमरजेंसी, राज्य किसी राज्य के अंदर, राष्ट्रीय इमरजेंसी, और एक फाइनेंस इमरजेंसी, यानी वित्त आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खालिस्तान में दिया गया, कहां दिया गया है, बौद्ध के अंदर, त्रिरत्न के अंदर, या फिर जातक कथाओं के अंदर, या थेरी गाथा के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, अगर हम बुद्ध के जीवन की घटनाओं को अगर दर्शाया जाए ना, तो कहा जाए जातक कथाओं के अंदर बात कही गई है इसके अंदर। जातक कथाएं हमारे को और क्या बताती हैं, ये बौद्ध कला के बारे में बताती है। किसके बारे में, बौद्ध कला के बारे में और साहित्य के बारे में बताती है हमारे को। बुद्ध के पुनर्जन्म, क्या बोलेंगे, बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन करते हैं ये कौन से, जातक कथाएं। जब वे मानव, यानी पहले का मतलब पुनर्जन्म, पहले जन्म की बात करते हैं वो, जब वे मानव और गैर मानव दोनों रूपों में बोधिसत्व के रूप में प्रकट हुए थे। यानी इससे पहले किसके रूप में, मानव के रूप में
या फिर हम कह सकते हैं गैर मानव के रूप में अगर प्रकट हुए थे, इसको क्या बोल सकते हैं, बोधिसत्व के रूप में प्रकट हुए थे वो। तो सही आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट अपने पास, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था? यानी हमने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था ना, उसको क्या कहा गया था? ऑपरेशन पराक्रम कहा था, ऑपरेशन फोर्स कहा था, लाफिंग बुद्धा, या फिर परमाणु कहा गया था? देखो, अगर जब हमने पहला अपना परमाणु परीक्षण किया था ना, ये किया था हमने 18 मई 1978 को, सॉरी 1978 नहीं 1974 को। कब क्या था? 1974 को। कब? 18 मई 1974 को किया गया था पहला परीक्षण। और इसको क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन बुद्धा, सॉरी लाफिंग बुद्धा के नाम से जाना गया था इसको। कहां पे किया गया था ये? पोखरण के अंदर। पोखरण के अंदर किया था। पोखरण कहां पे? अपने पास राजस्थान के अंदर है। क्यों नाम दिया गया था इसको लाफिंग बुद्धा? क्योंकि ये कब किया गया था? ये बुद्ध पूर्णिमा के टाइम किया गया था परीक्षण था ना, ये बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। क्या इसके बाद ही परीक्षण किया गया था? बिल्कुल किया गया था। ये कब किया गया था? 1998 के अंदर किया गया था, पोखरण के अंदर। फिर इसको क्या नाम दिया गया था? इसको ऑपरेशन शक्ति बोला गया था। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन शक्ति के नाम से नाम दिया गया था इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किस चार्टर या कानून में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जो व्यापार करते थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपने पास से, जो व्यापार करते थे उसको समाप्त कब कर दिया गया था? किस एक्ट के तहत किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1793 के अंदर कब इसको खत्म कर दिया गया था? एकाधिकार जो कंपनी का था ना, ये समाप्त कर दिया गया था। कब? चार्टर एक्ट 1813 के अंदर। सिर्फ दो चीजों को लेके, एक तो चाय को लेके, क्या चाय के साथ एकाधिकार था बिल्कुल, चाय के टाइम पे चाय के साथ था एकाधिकार, भाई हमारी मोनोपोली है भाई, चाय हम करेंगे इसका व्यापार। और एक चाइना के साथ, चाइना के साथ, और एक ओपीएम भी थी। क्या थी? चाय और ओपीएम। इन दोनों को छोड़कर बाकी क्या कहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार। मतलब अब वहां पे और भी व्यापारी आ सकते हैं। इंग्लैंड से क्या थे, यानी ब्रिटिश लोग थे ना, अब और भी आ सकते हैं। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली थी, फिर साथ साथ में और भी तो आ गए थे ना ब्रिटेन से, भाई हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, हम भी तो व्यापार कर सकते हैं। फिर अदर व्यापारी भी आ गए थे ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तो ये कौन सा अधिनियम था? ये था चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट अपने पास, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब अपने पास अनुच्छेद है जिसको सस्पेंस नहीं कर सकते। मतलब जब अपने पास आपातकाल, मतलब अभी पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय आपात अगर लगा जाती है तो कौन से आर्टिकल हैं जो हमारे, उनको हम क्या नहीं कर सकते? सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इस बात ध्यान रखना, अगर निलंबन करना है ना, तो सिर्फ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है, और किसी के पास पावर नहीं है। ये एक ऑर्डर के जरिए करेगा। क्या बोला मैंने? एक ऑर्डर निकलेगा, फिर ही सस्पेंशन हो सकता है। बट ऐसे दो आर्टिकल है जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। क्या अनुच्छेद 20 और 21 है, 22 और 23 है, 19 और 43 है, या 23 और 24 है? बड़े ध्यान से सुनो, जो हमारे अनुच्छेद है ना, ये आर्टिकल, ये आते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर। क्या बोला मैंने? भाग नंबर 3 के अंदर। इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार बोलते हैं इनको। अगर बात करता है एग्जामिनर कहां से, हमारे पास आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक है। ये कहां से लिए गए हैं? जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये लिए गए हैं यूएसए से। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तीन चार चीजें बता दी मैंने। अब कौन से अनुच्छेद हैं? वो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 है। क्या है? अनुच्छेद नंबर 20 और 21 है, जिनका सस्पेंशन नहीं किया सकता। मतलब क्या कहा है? आर्टिकल 20 में कहा गया है अपराधों के लिए, बड़ा ध्यान से सुनना, अपराधों के लिए दोषा सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अगर मान लेते हैं किसी ने अपराध मान ले करा या नहीं करा है, तो क्या कर सकता है? उसको सिद्ध कर सकता, भाई मैंने ये जो अपराध है ये नहीं किया, उसके लिए संरक्षण ले सकता है कोई बंदा। 20 आर्टिकल में कहा गया, और 21 आर्टिकल में क्या कहा गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है इसके अंदर। किसमें? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 20 के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये बाकी जो आर्टिकल है ना, इसमें 6 प्रकार के क्या होते हैं? अधिकार मिलते हैं। बोलने का अधिकार, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, ये सारे मैं इनको अलग क्लास के अंदर, मतलब एक क्वेश्चन के रूप में आते रहेंगे। यहाँ पे डिटेल में ज्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट अपने पास,
सभी प्रतिनिधियों का को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। न्यायपालिका करते यानी जुडिशियरी अपने पास, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या फिर मुख्यमंत्री करता। मुख्यमंत्री तो किसको करेगा? भारत की बात की है, भारत सरकार की बात की गई है, मुख्यमंत्री तो किसी स्टेट का होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। न्यायपालिका या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते, न्यायपालिका भी नहीं करती, ये करती संसद। संसद करती है, क्या करती है? संयुक्त रूप से प्रशासन करती है। क्या करती है? ये प्रशासन करती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद है ना एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उनका क्या होता है? निर्वाचित किए जाते हैं और फिर गाइडलाइन दी जाती है किसके द्वारा? ये केवल और केवल सारे के सारे जो पावर है ना, ये अपने पास पार्लियामेंट के अंदर है, संसद के अंदर सारे के सारे अपने पास है पावर है। अगर हमारे पास पूछा जाए ना इंडिया के अंदर सुप्रीम क्या है, सुप्रीम अपने पास सुप्रीम कोर्ट्स है या फिर पार्लियामेंट है, तो अपने पास सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है, मतलब सर्वोच्च नहीं है, और पार्लियामेंट भी सर्वोच्च नहीं है, कोई भी सर्वोच्च नहीं है। तो सर्वोच्च है कौन है? तो अपने पास सर्वोच्च है अपना संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपना क्या है? सर्वोच्च है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रह के काम करेगा सुप्रीम कोर्ट है, और दायरे में रह के काम करेगा पार्लियामेंट है। बट याद रखना यहाँ पे इस बात को, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च कौन है? अपना संविधान। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पे स्थित है? ये कहां पे स्थित है अपने पास? आंध्र प्रदेश के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर, या फिर उड़ीसा के अंदर है कोणार्क सूर्य मंदिर। एक नोट पे भी है छपा हुआ सूर्य का मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर। कौन से नोट पे? कमेंट बॉक्स में बताओ आप। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, ये कहां पे है? ये पढ़ते हैं आपके उड़ीसा के अंदर। सही आंसर क्या रहेगा? उड़ीसा के अंदर। इनको कब बनाया गया था? इनको बनाया गया 13वीं शताब्दी के अंदर। किसको? सूर्य कोणार्क मंदिर को किसने बनाया था? गंगा राजवंश ने। किसमें? गंगा राजवंश के नरसिंह देव ने बनाया था इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर क्या है? नेक्स्ट अपने पास, अमृतसर में प्रसिद्ध श्रवण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? गुरु अंगद देव द्वारा, या फिर गुरु गोविंद सिंह द्वारा, या फिर हम बात करते हैं गुरु रामदास के द्वारा, या फिर गुरु अर्जुन देव जी द्वारा। तो ये पूरा किया गया किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। कितने गुरु मानते हैं हमें? सिखों के 10 गुरु मानते हैं। सबसे पहला गुरु कौन सा है? नानक है। क्या है? नानक, गुरु नानक जिसको हम बोलते हैं, गुरु नानक। इसने सिख धर्म की क्या करी थी? स्थापना करी थी। अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें ना, याद रख लेना, लिख लेना इनको। अंगद देव पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे अंगद, जिसने किसकी करी थी? गुरुमुख लिपि थी ना, उसी खोज करी थी। इसके गुरुमुखी लिपि दी थी इन्होंने। उसके बाद है अंगद से अमरदास, क्या बोला मैंने? अमरदास तीसरे गुरु। उसके बाद है रामदास, उसके बाद है अर्जुन देव, क्या बोला मैंने? अर्जुन देव। उसके बाद है हरगोविंद, हर राय, उसके बाद आता है हरकिशन, फिर आता तेग बहादुर, और उसके बाद आता अपने पास है गोविंद सिंह, जिसने खालसा सेना का संगठन किया था। अब एग्जामिनर कई बार ये पूछता अपने पास क्वेश्चन, भाई जो अंग्रेज द्वारा है ना, सॉरी औरंगजेब के द्वारा किसको मृत्युदंड दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया तेग बहादुर को। किसको दिया गया था? तेग बहादुर, यानी 9वें गुरु को दिया गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। सही आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट अपने पास, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड मायो। अगर हम बात करें सही आंसर क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा जी लॉर्ड कैनिन। ये कब बना था? 1858 से लेके 1862 तक। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट है, आयात पर लगे कर को खालिस्तान कहा जाता है? टैरिफ, बिक्री बिल, बिक्री कर, आयकर, या फिर सीमा कर। अगर हम आयात पर लगने वाला कर होता ना, इसको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह? जैसे अपने पास अर्थ है ना, अपनी पृथ्वी है, इसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? उपग्रह का मतलब क्या होता है? ये अपने पास पृथ्वी है, ये हमने मान लिया सन। क्या मान लिया? सन। इसके चारों तरफ क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। कौन? पृथ्वी, यानी ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब दूसरी बात, और ग्रह के चारों तरफ, जैसे पृथ्वी अपने पास, इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इसके चारों तरफ चक्कर, जैसे अपने पास चंद्रमा ना, क्या है? चंद्रमा, जिसको मून बोलते हैं।
मून क्या करता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। किसके चारों तरफ है, पृथ्वी के। यानी ग्रह तो लगाएंगे सूर्य के चारों तरफ और उपग्रह लगाएंगे पृथ्वी के चारों तरफ, मतलब ग्रहों के। मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं, जैसे अपने पास चंद्रमा का एक ग्रह है, चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है, ऐसे मंगल के कितने ग्रह हैं, 2 ग्रह हैं, जिसको बोलते हैं फोबोस और डिबोस, 2 मात्र ग्रह हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा गया है। सिपाही विद्रोह जो कब हुआ था, ये सिपाही विद्रोह कब हुआ था, हमने एक क्रांति पढ़ी ना, 1857 क्रांति, 1857 क्रांति। भीमा कोरेगांव ये कब हुआ था, 1818 के अंदर हुआ था। ये मराठा के बीच में और ब्रिटिश जिसके साथ महार जाति के लोगों ने मिलकर क्या किया था, मराठाओं के खिलाफ युद्ध किया था। बक्सर की युद्ध, ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 के अंदर, एग्जामिनर पूछ लेता है इसको। उसके बाद प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 1757 के अंदर। यानी अगर हम सिपाही विद्रोह मानते ना, 1857 क्रांति का विद्रोह मानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका, कौन सा अपने पास, इसकी बात की चौथे की, सभी बता देते हैं कितने। सबसे जो बड़ा है ना अपने पास ये है एशिया महाद्वीप, उसके बाद आता है अपने पास अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका, इसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है अपने पास साउथ अमेरिका, इसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिका की, इसके बाद हमारे पास आता है यूरोप है, क्या बोला मैंने, यूरोप है, यूरोप के बाद आता अपने पास है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ है एक देश का नाम भी है, सॉरी एक देश के रूप में जाना जाता है इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, भाई सबसे ज्यादा देश किसके अंदर है, एशिया के अंदर या अफ्रीका के अंदर या यूरोप के अंदर, सबसे ज्यादा देश है अफ्रीका के अंदर, कितने हैं, चमन। और जो अपने पास है ना अंटार्कटिका, इस पे कोई देश नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। और एकमात्र कॉन्टिनेंट महाद्वीप जिस जो देश के रूप में सिर्फ आपका ऑस्ट्रेलिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।